नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम बात कर रहे थे आपका भारत के इतिहास वैकल्पिक प्रश्नोत्तरी श्रृंखला की। तो आज होगा आपका भाग 8, जो होगा आपका मुगल साम्राज्य से संबंधित। तो चलिए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ, मुगल इतिहास के संदर्भ में वतन जागीर शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। तो वतन जागीर जो होता था वो इस तरीके से होता था कि जो राजपूत थे उनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे किनके साथ, मुगलों के साथ। तो मुगल क्या करते थे कि राजपूतों की जो बोल सकते हैं जहाँ पर इनका क्या था, साम्राज्य था, वहीं पर इन्हें क्या दे दिया जाता था, इन्हीं की ज़मीन इनको दे दी जाती थी कार्य करने के लिए। जैसे अगर बाई चांस मान के चलिए, अगर जैसे दिल्ली का रीजन है और शासक है अजमेर का, मान लो शासक है अजमेर का, और उसे अगर दिल्ली दी जाती है तो दिल्ली की अगर उसे जागीर दी जाती है, जागीर मतलब भूमि दी जाती है, तो इसे जागीर कहा जाएगा। पर अगर वो अजमेर का शासक है और अजमेर की जागीर ही उसे दी जाती है तो इसे बोला जाएगा वतन जागीर। या अजमेर के आसपास की उसे जागीर दी जाती तो इसे बोला जाता है वतन जागीर। ये आपने याद रखना है। तो वतन जागीर होती थी भूमि उनके मालिकों को कार्य के रूप में वापस दे दी जाती थी। तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। तो लिखा हुआ है, जैसे जैसे मुगल शक्तिशाली होते गए कई अन्य शासक भी स्वेच्छा से उनके साथ शामिल हुए। इनका एग्जाम्पल ये माना जा सकता है कि अकबर के समय जो बोल सकते हैं राजपूतों के साथ रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए थे। और एक राजपूत रानी से भी उन्होंने क्या की थी, राजकुमारी से उन्होंने शादी की थी, जिसका नाम क्या था, हरकाबाई, जिसे आपका जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राजपूत इसका अच्छा एग्जाम्पल है। और उनमें से कई ने अपनी बेटियों का विवाह मुगल परिवारों में कर दिया था और उच्च पद प्राप्त किए थे, लेकिन कई लोगों ने इसका विद्रोह भी किया था या विरोध भी किया था। सिसोदिया राजपूतों ने लंबे समय तक मुगल सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। एक बार हारने के बाद मुगलों द्वारा उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया गया। उनकी भूमि, जिन्हें बोला जाता था वतन, जो उन्हीं की होती थी, को कार्य यानी कि वतन जागीर के रूप में वापस कर दिया गया था कि आप, यानी कि इनसे इनकी ज़मीनें नहीं छीनी गई बल्कि इनकी ज़मीनें इन्हें वापस दे दी गई थी, इसलिए इसे वतन जागीर कहा जाता है। अपने विरोधियों को हराने लेकिन अपमानित न करने के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन ने मुगलों को कई राजाओं और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ाने में सक्षम किया। देखो, हरा तो देते थे पर अपमान नहीं करते थे, वापस दे देते थे ज़मीन, कहते थे कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, बाकी आप शासन संभाल सकते हैं। लेकिन इस संतुलन को हर समय बनाए रखना क्या था, मुश्किल था। तो सिर्फ इतना लिख देना कि वतन जागीर होता क्या। तो वतन जागीर याद रखना, मुगलों द्वारा उनके सम्मानजनक व्यवहार किया गया। जब हरा दिया गया था सिसोदिया राजपूतों को, तो उनकी जो भूमि थी उन्हीं को क्या कर दी गई थी, कार्य रूप में वापस की जाती है। इसे क्या कहा जाता है, वतन जागीर कहा जाता है। तो अगर यहाँ पर देखें मुगल काल की अगर बात करें तो सबसे पहले 3 शासकों का नाम यहाँ पर आएगा। जैसे बाबर का नाम आता है कि 1530 तक उसने कहाँ तक शासन को फैलाया था, क्योंकि 1530 तक ही वो रहता है जिंदा। 1526 में भारत पर आक्रमण करता है, 1530 तक यहाँ पे शासन करते हैं। तो ये जो पीली लाइन आपको दिख रही है, ये वाली लाइन आपको दिखेगी, तो ये है आपका बाबर का शासन। उसके बाद जो देखा जाता है अकबर का शासन देखा जाता है 1605 में, तो काफ़ी हद तक आपका पूरा अफगानिस्तान हो गया और ये आपका कहाँ तक चला जाता है, पूर्वी भारत तक चला जाता है। और दक्कन के ऊपर का जो क्षेत्र है, दक्कन ट्रैप या दक्कन का पठार, जो वहाँ तक उसका शासन रहता है। साम्राज्य का बोल सकते हैं दक्षिण तक विस्तार करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है किसको, औरंगजेब को जाता है। औरंगजेब लगभग पूरे दक्षिण भारत तक क्या कर लेते हैं, शासन व्यवस्था को ले चलते हैं। अगर देखा जाए मुगल काल में, तो याद रखना दक्षिण भारत का अभियान औरंगजेब चलाते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई, जैसे लिखा हुआ है 1530 तक एक्सटेंड कहाँ तक हुआ था। तो ये जो ये वाली आपको ये वाला सैडनेस दिख रही है, ये वाली बीच में, ये यहाँ पर 1530 तक था। फिर जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, तो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये अकबर का है, बोल सकते हैं एक्सपेंशन है कि कहाँ तक उन्होंने किया था। उसके बाद जो ये अब आपको कलर दिख रहा है धानी कलर का, ये आपका औरंगजेब के समय का है। पीला कलर जो आपको दिखेगा, ये दिखेगा किस टाइम पे, जब पीला कलर ये था कि जब बोल सकते हैं अफगानिस्तान से आता है कौन, फरगना से आता है कौन, बाबर भारत में, उस समय का उनका शासन काल है। शेरशाह सूरी की अगर बात करें तो शेरशाह सूरी ये लाइन से दिख रही, ग्रीन लाइन आपको जो दिख रही है यहाँ पर, शेरशाह सूरी का शासन काल यहाँ तक था। और अगर दक्षिण भारत का अभियान देखें तो नीचे की तरफ चलाता है आपका औरंगजेब। चलिए आगे चलते हैं। कुछ शासक थे, जैसे पहले शासक कौन थे, बाबर थे, बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं आए, बीच में शेरशाह सूरी का भी शासनकाल दिल्ली में देखने को मिलता है। उसके बाद अकबर के जो संरक्षक रहते हैं बैरम खां सत्ता संभालते हैं अकबर के नाम पर, और फिर अकबर
उसके बाद शासन करते, क्योंकि जब अकबर का राज्याभिषेक होता है, अकबर जब बोल सकते हैं जो आपका पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, उस समय अकबर 14-15 साल के थे। अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं कि नशे में धुत रहते थे। तो जो लास्ट का जो टाइम रहता है उस समय उनकी जो बोल सकते हैं पत्नी रहती, जो काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं अक्लमंद थी, नूरजहां, जिसे मेहरुनिसा भी कहा जाता है, वो चलाती सत्ता। और किस नाम से चलाती? जुंटा के नाम से चलाती। याद रखना जुंटा में कौन कौन रहते हैं, तो उनके पिता रहते हैं एतमादुल्ला, उनका भाई रहता है आसफ खां, और खुर्रम शाहजहां भी उसमें रहता है। खुर्रम शाहजहां का नाम है, जहांगीर का नाम सलीम है, ठीक है। शाहजहां थे, शाहजहां की पत्नी का नाम था मुमताज़ महल, ये आप जानते हैं। और उसके बाद शासन आता है औरंगजेब के पास, और औरंगजेब के पास आता है। उसके बाद कई सारे शासक होते हैं, अकबर द्वितीय होता है, अकबर शाह, और लास्ट शासक रहते हैं बहादुर शाह जफर। तो पढ़ते हैं, चलिए बाबर से स्टार्ट करते हैं। 1526 से 1530 जन्म हुआ था। 1483 में फरगना अफगानिस्तान में इनका जन्म हुआ था, ये आप नोट कर लेना। भारत में तोप और बारूद के इस्तेमाल इन्होंने सबसे पहले किया था। पानीपत की पहली लड़ाई होती है 1526 में, इब्राहिम लोदी को हराकर लोदी वंश का अंत करते हैं, दिल्ली सल्तनत खत्म होती है और मुगल सल्तनत स्टार्ट होती है। खानवा का युद्ध ये राणा सांगा के खिलाफ लड़ते हैं, राणा संग्राम सिंह के खिलाफ लड़ते हैं 1527 में, जिसमें ये जिहाद की घोषणा कर गाजी की उपाधि धारण करते हैं। जिहाद कई बार पूछा जाता है कि जिहाद शब्द का उल्लेख ही आप बोल सकते हैं बाबर ने किस युद्ध में किया था, तो ये था खानवा का युद्ध। उसके बाद चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के खिलाफ लड़ते हैं, और अंतिम युद्ध जो अपना लड़ते हैं घाघरा का युद्ध, ये महमूद लोदी के खिलाफ लड़ा जाता है। अच्छा, तुजुके बाबरी, दो ही ऐसे शासक जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, एक है तुजुके बाबरी, एक है तुजुके जहांगीरी। तो जहांगीर वो दूसरा शासक है जिसने अपनी के लिखी आत्मकथा, ये तर्किश लैंग्वेज में लिखी गई है। तो तुजुके बाबरी, बाबर की आत्मकथा, ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी और गाजी की पदवी धारण की थी। ये कौन से युद्ध था? खानवा का युद्ध, जरूर आप याद कर लेना। तुझके बाबरी के अनुसार बाबर की मृत्यु 1530 में लाहौर में हुई थी, और आराम बाग आगरा में उसे दफना दिया गया था। बाद में क्या करते हैं, उसके पार्थिव शरीर को अफगानिस्तान काबुल में ले जाते हैं, और वहीं पे उसे दोबारा से दफन किया जाता है। हुमायूं की बात करें तो हुमायूं अपने पिता के बाद शासन संभालते हैं। ये सबसे बड़े पुत्र थे बाबर के। दिल्ली में दीन पनाह को अपनी दूसरी राजधानी ये घोषित करते हैं। पर होता क्या है कि दो युद्ध होते हैं, एक होता है आपका बिलग्राम का युद्ध जिसे बोलते हैं चौसा का युद्ध, और एक होता है आपका कन्नौज का युद्ध। तो उन दोनों युद्ध में, चौसा है आपका बिहार में, तो वहाँ पर 1539 में शेरशाह सूरी का जो शासनकाल था वो पहले बिहार की तरफ था, और सासाराम बिहार आता है, एक जगह आती है सासाराम बिहार। तो सासाराम बिहार जो आती है यहीं पर, यानी कि शेरशाह सूरी का क्या है, ये शेरशाह सूरी का क्या है, मकबरा, शाह सूरी का मकबरा, ठीक है, मकबरा जानते हैं, जहाँ पे उन्हें दफन किया गया था। तो ये बिहार में ही आपका सासाराम बिहार का है आपका, बिहार में। तो बिहार के शासक थे, तो पहले चौसा के युद्ध में हराते हैं, ये बिहार में ही जगह 1539 में हुमायूं को, और बाद में 1540 में कन्नौज जो आपका उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर हराते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि हुमायूं वहाँ से भाग निकलता है। तो लगभग सूरी जो डायनेस्टी रहती है वो लगभग कब तक रहती है, तो 1540 से लेकर 1555 तक सूरवंश का शासन रहता है। हालांकि शेरशाह सूरी पहले मर जाते हैं, बीच में लगभग 1545 के आसपास लगभग उनकी मौत हो जाती है। युद्ध के दौरान वो जख्मी हो जाते हैं किसी युद्ध में, उनकी मौत हो जाती है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है हुमायूं को निर्वासन में 15 साल व्यतीत करने पड़े। उसने अपने अधिकारी बैरम खां, ये अकबर के संरक्षक रहते हैं, 1555 में फिर भारत पर आक्रमण किया उनके साथ। हुमायूं की मृत्यु 1556 में क्या होता है, पुस्तकालयों की भवन की सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हो जाती है दिल्ली में। हुमायूं की एक बहन थी, सौतेली थी, गुलबदन बेगम, इसने हुमायूंनामा लिखा है हुमायूं पर। अच्छा, उसके बाद अकबर आता है, हुमायूं का बेटा। तो इसका पूरा नाम था अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, और इसे अकबर के नाम से भी जाना जाता है। तो हुमायूं की एक रेजिमेंट थी, और बैराम खां क्या करता है, जो युवा सम्राट रहता है अकबर 15 साल का, उसके साथ क्या करता है, यहाँ पे आक्रमण करता है। और पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है जो 1556 में हेमू के खिलाफ होती है। हेमू आदिल शाह सूरी का क्या था, आदिल शाह सूरी, ये सूरी वंश का शासक था, उसका कमांडर इन चीफ था। हेमू लगभग 22 युद्ध जीत चुका था इससे पहले लगातार, और 23वां युद्ध हार जाता है, ठीक है ना। तो हेमू को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। 14वां विक्रमादित्य था, कौन सा था, 14वां और अंतिम विक्रमादित्य था, ये लिख लेना आप, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये 14वां विक्रमादित्य था, अंतिम विक्रमादित्य था, ये आपने याद रखना है। अच्छा, बाज बहादुर को हराया जाता है मालवा के युद्ध में 1561 में। उसके बाद गढ़कंड का जो रानी दुर्गावती का शासित जो रहता है वहाँ पर, चित्तौड़ का 1568 में, रणथंभौर कालिंजर को 1569 में, गुजरात विजय 1572 में, कई बार पूछी जाती है। तो गुजरात विजय की याद में 1602 के आसपास, है जरूर लिख लेना कि गुजरात विजय की याद में
अकबर क्या करता है कि 1602 में फतेहपुर सिकरी में, लिख लेना यहाँ पे जगह नहीं रह रखी, फतेहपुर सिकरी में क्या करता है, बुलंद दरवाजे का निर्माण करता है, बुलंद दरवाजे का निर्माण करता है। यह आपने लिख लेना है, कई बार पेपरों में पूछा जाता है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किस विजय की याद में करता है अकबर। लास्ट टाइम पे रहता है बिल्कुल, अपने 1605 में उनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि, तो याद रखना ये कौन सी विजय थी उनकी, ये थी गुजरात विजय 1672 वाली। अच्छा, मेवाड़ हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में राणा प्रताप के खिलाफ, कश्मीर 1586, सिंध 1593 और असीरगढ़ 1603 में वो जीतते हैं अकबर। अच्छा, 1572 गुजरात पर विजय के बाद फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 1602 में इन्होंने किया था, पेपर में टपका ये। अकबर ने हरका बाई, जिन्हें जोधा बाई के नाम से भी जाना जाता है, उनसे शादी करते हैं। ये राजपूत शासक भारमल की क्या थी, बेटी थी। इनका एक बोल सकते हैं ये बुआ थी किसकी, आपकी मान सिंह की, मान सिंह की बुआ थी, आपने याद रखना है। अच्छा, अकबर ने जजिया कर जो था वो 1564 में क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। बाद में जाके फिर औरंगजेब इसे स्टार्ट करता है, ये आपने याद रखना है। इबादत खाने की स्थापना करता है और दीन इलाही धर्म स्टार्ट करता है 1582 में, ये आप लिख लेना। और सबसे पहले जो हिंदू शासक था जिसने ये अपनाया था वो था बीरबल। महानता और सेना को संगठित करने के लिए भू राजस्व प्रणाली, जिसे टोडरमल प्रणाली कहा जाता है, कई बार पूछा जाता है, या बंदोबस्त या जब्ती प्रणाली कहा जाता है, भूमि का वर्गीकरण और किराए का निर्धारण और बोल सकते हैं मनसबदारी प्रथा, ठीक है ना, रैंक धारण की शुरुआत की जाती है। इनके नवरत्नों में कौन कौन थे, नवरत्न देखो, एक इनके टाइम पे हुए, एक नवरत्न आपने दिमाग में रखना, एक नवरत्न इनके टाइम पे थे, एक था आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके टाइम पे भी आपको सबसे पहले नवरत्न सुनने को मिलते हैं। एक आता है अष्टप्रधान, अष्टप्रधान 2 के टाइम पे सुनने को मिलता है, एक मिलता है शिवाजी के टाइम पे और एक मिलता है आपका कृष्णदेव राय के टाइम पे, ठीक है। तो टोडरमल हो गया आपके, अबुल फजल, फैजी, बीरबल, तानसेन, अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना जो था वो बैरम खां का बेटा था, ये आपने याद रखना है। मुल्ला दो प्याजा हो गया आपका, राजा मान सिंह हो गया और फ़कीर अजीज दीन इसमें क्या थे, शामिल थे। 1605 27 अक्टूबर को पेचिस के कारण अकबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और आगरा के निकट एक सिकंदरा जगह है, वहाँ पर उन्हें क्या कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है, वहाँ पे उनका टॉम्ब है। उसके बाद जहांगीर आता है, जहांगीर का नाम सलीम था, याद रखिए, और ये बेटा था किसका, अकबर का, और इनका नाम रखा गया था शेख सलीम चिश्ती के नाम पे। शेख सलीम चिश्ती को बहुत मानते थे अकबर, और कहा जाता है कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर जाते थे कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो, और उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती भी इनके आशीर्वाद से। तो इन्हीं के नाम पर अपने बेटे का नाम जहांगीर का नाम सलीम रखते हैं। इसी के समय क्या होता है कि 5वें सिख गुरु जो रहते हैं अर्जुन देव को मरवा दिया जाता है जहांगीर के टाइम पे। जहांगीर ठीक है ना, इन्हें पेंटर किंग भी कहा जाता है, पेंटिंग वगैरह करते थे पर शराबी थे, ठीक है ना, शराबी थे, नशे में धुत रहते थे। 1682 में फारस से कंधार में इनकी क्या हो जाती है, हार होती है। 1611 में मेहरुनिसा नाम की जो महिला रहती, जो काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं तेज़ दिमाग की रहती, जिसको नूरजहाँ ये कहते थे कि उपाधि ये देते, उनसे इनकी शादी होती है। नूरजहाँ ने एक वो बनाई थी, एक बोल सकते हैं गुट बनाया था जिसको बोलते थे जुंटा। तो अंतिम समय में क्या होता है कि जब जहांगीर का अंतिम समय रहता है लगभग 1605 से 1615 तक तो जहांगीर देख लेता है, पर उसके बाद जो 10-12 साल होते हैं वो नूरजहाँ का शासन माना जाता है जुंटा के नाम पे। तो उसमें रहते हैं, एक तो नूरजहाँ का बाप रहता है एतमादुल्ला, एक तो बाप रहता है, एक भाई रहता है आसफ खां, ये नाम लिख देना, और एक रहता है शहजादा खुर्रम कौन रहता है, ये रहता है तुम्हारा कौन, शाहजहाँ का नाम है। हालांकि बाद में जाके क्या होता है, विरोध हो जाता है। नूरजहाँ जो सपोर्ट करती है वो सपोर्ट करती है किसको, शहरयार को, जो भाई रहता है किसका, शाहजहाँ का, क्योंकि इसकी बेटी का नाम रहता है लाडली बेगम, मेहरुनिसा की बेटी, इसका नाम मेहरुनिसा की बेटी का नाम रहता है लाडली बेगम। तो उसकी शादी वो शहरयार से करवाती है। तो बाद में वो पक्ष लेने लग जाती है किसका, शहरयार का, ना कि खुर्रम का। तो थोड़ा सा टेंशन बिल्ड होती है किसके बीच में, बोल सकते हैं मेहरुनिसा और शाहजहाँ के बीच में बाद में, ठीक है ना, खुर्रम इसी का नाम है। अच्छा, एक और चीज़ थोड़ा दिमाग में रखना, जंजीर आदिल इसे कहा जाता है, क्योंकि न्याय की जंजीर ये लगाते थे। तो न्याय की जंजीर में एक घंटा टाइप का होता था, उसे बजाना होता था, तो न्याय वगैरह देता था कौन, जहांगीर। तो जंजीर आदिल का संबंध भी किससे, जहांगीर से। कैप्टन हॉकिंस जो आपका अंग्रेज़ रहता है, सर थॉमस रो, ये इन्हीं के समय भारत आते हैं। तो हॉकिंस आया था 1608 में, हॉकिंस आता है, और 1615 में आता है आपका कौन, थॉमस रो। हॉकिंस को इसने इंग्लिश खां बोला था, इंग्लिश खान,
क्योंकि ये बहुत अच्छी फारसी बोलता था, तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था जहांगीर। अच्छा, जहांगीर के बाद उसका बेटा खुर्रम क्या करता है, शासन संभालता है। और कहा जाता है कि स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है किसके काल को, शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, ये जरूर आप लिख देना। और क्या नाम था इसका, खुर्रम इसका नाम था, बचपन का नाम क्या था, खुर्रम। उपाधि है शाहजहाँ की। अच्छा, आगरा का ताजमहल, दिल्ली में जामा मस्जिद इसने बनवाया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि इसके सैन्य अभियानों के टाइम पे क्या होता, दिवालियापन तक आ गया था। अच्छा, इसके समय जो इसके बेटे थे, अगर इसके बेटों की अगर बात करें तो 4 बेटे थे इसके, अगर बात की जाए शाहजहाँ की। और शाहजहाँ का सबसे बड़ा बेटा था कौन, तो शाहजहाँ का सबसे बड़ा बेटा देखने को मिलता है दारा शिकोह। दारा शिकोह वो व्यक्ति था जिसने 50 उपनिषदों को क्या कराया है, अनुवाद करवाया, ठीक है ना, फारसी में। इसके अलावा उसने भगवत गीता का क्या 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 करवाया, आपका अनुवाद कराया, दारा शिकोह हो गया। दूसरा बेटा जो था वो था शाह सूजा, ठीक है ना। तीसरा जो बेटा था वो औरंगजेब था, औरंगजेब था। और चौथा बेटा था इसका कौन सा, मुराद बख्श। 4 बेटे थे। इनके बीच में क्या देखने को मिलता है बाद में, ठीक है ना, उत्तराधिकार का युद्ध देखने को मिलता है जिसमें औरंगजेब विजय होता है। तो लिखा हुआ है कि उसके शासनकाल के दौरान मारवाड़ी घोड़े सामने आए। अनंत प्रेम स्मारक ताजमहल आगरा में स्थित है। शाहजहाँ ने 1631 में अपनी बेगम मुमताज़ महल के नाम पर इसको बनवाया था। और मुमताज़ महल का वैसे नाम क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम था, ये गलत लिखा हुआ है, अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम जो थी वो बेटी थी किसकी, आसफ खां की। ये आसफ खां जो मैंने अभी बताया, ये भाई था किसका, मेहरुनिसा का, मतलब नूरजहाँ का भाई था, मेहरुनिसा का भाई था। मेहरुनिसा की जो माँ थी, पिता का नाम तो एतमादुल्ला था, माँ का नाम था मेहरुनिसा, जो नूरजहाँ थी, ठीक है ना। नूरजहाँ की माँ के बारे में बता रहा हूँ। नूरजहाँ की माँ का नाम था अशमत बेगम। और उसने इत्र का आविष्कार किया था, ये याद रखना, किसका आविष्कार किया था, इत्र का, ठीक है ना। तो मेहरुनिसा का जो बोल सकते हैं भाई था आसफ खां, उसी की बेटी थी कौन, अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको प्यार से मुमताज़ महल कहा गया है, किसके द्वारा, शाहजहाँ के द्वारा। तो उसी के साथ शादी होती है। अच्छा, गुरु हरगोविंद के नेतृत्व में सिखों का विद्रोह करता है। शाहजहाँ ने लाहौर में सिख मंदिर को भी नष्ट करवा दिया था। उसके बाद आता है भैया औरंगजेब, 1658 से 1707 तक। तो ये मुमताज़ महल और बोल सकते हैं शाहजहाँ का क्या था, बेटा था। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अगर शाहजहाँ की बात की तो जहांगीर, और जहांगीर की पत्नी थी जगत गोसाई, उसका बेटा था ये कौन, शाहजहाँ। तो जगत गोसाई हिंदू थी, तो ये याद रखना। जहांगीर की माँ खुद जो जोधाबाई थी या हरकाबाई जैसे बोला जाता है, वो हिंदू थी। तो जहांगीर की माँ हिंदू रही है और शाहजहाँ की माँ भी हिंदू थी। अच्छा, उसके बाद औरंगजेब की बात करते हैं तो लिखा हुआ है औरंगजेब मुमताज़ महल और शाहजहाँ का पुत्र था। औरंगजेब अपने भाई दारा, सूजा और मुराद के बीच उत्तराधिकार का युद्ध होता है। तो उत्तराधिकार का युद्ध जो चलता है लगभग अगर मान के चलो तो उत्तराधिकार का युद्ध, तो उसमें तो कई सारे युद्ध आते हैं। जैसे बहादुरपुर का युद्ध आता है आपको 1658 में, फिर धर्मत का युद्ध आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट था, समूहगढ़ का युद्ध होता है 1658 में। तो ये युद्ध चलते हैं, उत्तराधिकार का युद्ध चलता है 1658 से 59 के बीच में, जिसमें लगभग 4 से 5 युद्ध वहाँ पे देखने को मिलते हैं। अच्छा, उसके शासनकाल के मथुरा में जाट किसान में किसान और ठीक है ना, जाट किसान, पंजाब में सतनामी किसान, और बुंदेलखंड में बुंदेलों का क्या होता है, विद्रोह होता है। 1658 में मारवाड़ का मेल राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद राजपूत और मुगलों के बीच एक गंभीर दरार बन जाती है। 9वें सिख गुरु रहते हैं गुरु तेग बहादुर, तो 1675 में उनको मार देते हैं, उनका सर काट दिया जाता है। और जहाँ पे सर काटा था वो है सीसगंज साहिब, इन्हीं के नाम पे ये आपको मिलेगा दिल्ली में, गुरुद्वारा है जो गुरु तेग बहादुर के नाम पे, तो ये दिल्ली में मिलेगा, ठीक है। मुगल विजय उसके शासनकाल के दौरान बिल्कुल बताया था ना, दक्षिण भारत का अभियान किसके टाइम पे देखने को मिलता है, इसी के टाइम पे देखने को मिलता है, औरंगजेब के टाइम पे। आलमगीर से बोलते थे, जिंदा पीर भी बोलते थे, दूसरा नाम इसका क्या था, जिंदा पीर, और आलमगीर लिखा हुआ है। अच्छा, उत्तर में कश्मीर से दक्षिण जिंजी तक, पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ है, पूर्व में चटगांव ये बांग्लादेश तक इसका शासन था। इसे दरवेश या जिंदा पीर भी कहा जाता था। और उसने सती को नहीं माना, जो सती प्रथा थी उसे नहीं माना। बीजापुर 1686 में और गोलकुंडा 1687 पर विजय प्राप्त की। 1679 में जजिया कर को क्या कर देता है, फिर से लगा दिया जाता है, जिसे मैंने बताया था अकबर हटा देता है। अच्छा, उसके बाद देखें तो इसकी पत्नी रहती है रब-उद-दुर्रानी, तो उसकी कब्र पर क्या करता है, बीबी का मकबरा बनाता है। ये बनाता है ये औरंगाबाद है महाराष्ट्र में। एक कॉपी है किसकी, ताजमहल की, डिटो लगता है बिल्कुल, थोड़ा सा पर कैसी कॉपी है, 3rd क्लास कॉपी है। दिल्ली के लाल किले के भीतर मोती मस्जिद का निर्माण करवाता है, और लाहौर में यामी और बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाता है। 1707 में अहमदनगर में औरंगजेब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है।
उसके बाद एक शासक आता है जो, और कैसे शासक रहते हैं, उसके बाद आते हैं सारे के सारे कमज़ोर शासक, और डिक्लाइन होने लग जाता है आपका क्या मतलब बोल सकते हैं डिक्लाइन मतलब होता है कि आपका उसके बाद जो मुग़ल शासन था धीरे धीरे करके बोल सकते हैं ख़त्म होने स्टार्ट हो जाता है। तो पहला आता है बहादुर शाह प्रथम जिसे बोला जाता है, इसका दूसरा नाम था सालम प्रथम, सालम प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, थोड़ा ये दिमाग में रखना। तो इसे मुअज्जम भी कहते हैं, साहिब खबर का टाइटल इसे मिला था। मराठा और राजपूतों के साथ इसके महत्वपूर्ण संबंध थे। जादर शाह की बात आती है तो इसे लंपट मूरख कहा जाता है, लंपट मूरख, कई बार पेपरों में पूछा जाता है कि लंपट मूरख किसे कहा जाता है, तो याद रखना जादर शाह को बोला जाता है। तो इसने जुल्फ़िकार खान की मदद से गद्दी प्राप्त की थी। जजिया कर को ये समाप्त करता है। इसके बाद एक दासी रहती है लाल कुंवर नाम की। अच्छा, उसके बाद आता है फर्रुखशियर। फर्रुखशियर को बोलते हैं घृणित कायर, ये याद रखना। तो उसके पास स्वतंत्र रूप से शासन करने की क्षमता और ज्ञान का अभाव था। उसके शासन काल में सैयद ब्रदर जो थे राजा निर्माता के रूप में उन्हें जाना जाता, उनका उदय होता है। अब्दुल्ला खां वजीर था, हुसैन अली सेनापति था, ठीक है ना, और ये दोनों भाई रहते हैं, ठीक है ना, थोड़ी दिमाग में रखना। 1717 में मुक्त व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को गोल्डन फरमान ये जारी करता है। कई बार पूछा जाता है कि फरमान किनके द्वारा जारी किया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो वो था फर्रुखशियर 1717 में, जिसके तहत तो क्या कर सकते थे, फ्री ट्रेड बोल सकते थे, बिना किसी चुंगी के वो ट्रेड कर सकते थे, फ्री ट्रेड कर सकते थे। तो फर्रुखशियर ने बंदा बहादुर को मार दिया था। ये सिख नेता थे जो देखने में मिलते हैं किसके बाद, आपका बंदा बहादुर, आई थिंक रंजीत सिंह के बाद देखने में मिलता है। उसके बाद आता है मोहम्मद शाह रंगीला, तो एक नंबर का कायर आदमी था ये। तो ये सैयद ब्रदर्स की मदद से क्या करता है, शासक बनता है। और इसी के समय नादिर शाह का आक्रमण होता है आपका 1739 में। ये इसे बोला जाता है ईरान का नेपोलियन, नादिर शाह को। तो ईरान से आया था और लूट के ले जाता है मयूर सिंहासन को, तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा इससे ले जा लेता है। मोहम्मद शाह का टाइटल था रंगीला, और इसके समय कई सारे स्वतंत्र राज्यों का क्या होता है, उदय होता है। उसके बाद अहमद शाह आता है, और अहमद शाह के समय होता है भाई अहमद शाह अब्दाली या दुर्रानी का क्या होता है, यहाँ पर आक्रमण होता है भारत में। और अहमद शाह अब्दाली को जाना जाता है पानीपत के तीसरे युद्ध के तहत। पानीपत का तीसरा युद्ध जो था 1761 में हुआ था। और किन के बीच में होता है, तो ये होता है मराठा और अफगानियों के बीच में, मतलब मोहम्मद शाह बोल सकते हैं अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजय रहता है। तो दिल्ली पे कूच करता है, पंजाब और मुल्तान को जीतता है। अच्छा, अगर देखा जाए उसने राजमाता उमाद बाई के मार्गदर्शन में काम किया था अहमद शाह ने, ये आपने याद रखना है। सालम द्वितीय आता है। सालम द्वितीय की अगर बात करें तो उसका नाम था अली गौहर। पानीपत का युद्ध होता है 1761 में मराठाओं के खिलाफ अहमद शाह अब्दाली का, और बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजों के खिलाफ होता है। उसमें ये साथ देता है किसका, मीर कासिम का, और ये रहता बंगाल का नवाब, और एक रहता आपका अवध का नवाब। अवध बोला जाता है लखनऊ को, तो उसका शासक रहता है शुजा उद्दौला। तो उसका साथ देता है पर हार जाते हैं, और उसी के तहत इलाहाबाद की संधि करनी पड़ती साइन 1765 में अंग्रेजों के साथ। 12 साल तक दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाता। 1788 में गुलाम कादिर से क्या कर देता है, अंधा बना देता है। उसके बाद शासक आता है अकबर द्वितीय। ईस्ट इंडियन कंपनी ने इसे पेंशनर बना देता है, मतलब सत्ता लगभग खत्म, और पहला पेंशनर बनता है पूर्ण रूप से अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय को ये भेजता है कहाँ, इंग्लैंड में भेजता है अपनी बोल सकते हैं पेंशन की पैरवी के लिए, और उसी समय राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देता है। तो याद रखना, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो मुगल शासक था अकबर द्वितीय, फर्स्ट मत कर देना। बहादुर शाह द्वितीय आते हैं, या बहादुर शाह जफर के नाम से इन्हें जाना जाता है, कविताएं लिखते थे इस नाम से। अंतिम शासक थे। 1857 की क्रांति में क्या प्रमुख बनाया जाता है इन्हें, और उसके बाद इनके बेटों की वहीं पर हत्या कर दी जाती है दिल्ली में लाल किले के पास में, और इन्हें भेज दिया जाता है रंगून में, जहाँ पर इनकी क्या हो जाती है 1862 में मृत्यु हो जाती है। रंगून म्यांमार में, रंगून को यंगून भी कहा जाता है, और ये पुरानी राजधानी थी किसकी, म्यांमार की। अब तो राजधानी नैपीदौ, नैपीदौ मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ जैसे युद्धों की, प्रमुख युद्ध हैं जो बोल सकते हैं मुगलों के समय के थे। 1526 का पानीपत का युद्ध, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होती है, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और मुगल साम्राज्य की होती है स्थापना होती है। 1527 में खानवा का युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें जिहाद का नारा ये देता है और गाजी की उपाधि धारण करता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद होता है 1528 में जानते हो चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के खिलाफ। 1529 में होता है घाघरा का युद्ध, ठीक है ना, अफगानों के मोहम्मद लोदी के बीच में। 1539 और 1540 एक चौसा का युद्ध, एक है तुम्हारा कौन सा, कन्नौज का युद्ध, जिसमें क्या होता है आपका शेरशाह सूरी युद्ध करता है, ये 1540 में था।
तो किसको हरा देता है? हुमायूं को। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है अकबर और किसके बीच में? हुमायूं। अकबर की तरफ से कौन लड़ता है? बैरम खां। ठीक है, बैरम खां को भी खाने खाना की उपाधि दी थी इसने। 1567 में थानेसर का युद्ध होता है। अकबर क्या करता है? सन्यासियों के विरुद्ध के चलाता है, मोर्चा चलाता है। 1575 में तुकरोई का युद्ध होता है, बिहार में चलाता है। 1576 इंपॉर्टेंट है, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा जाता है। 1658 में समूहगढ़ का युद्ध है, जो औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच में लड़ा जाता है, उत्तराधिकार का युद्ध। उसके बाद खाजवा का युद्ध है, औरंगजेब ही अपने भाई शाह शुजा को हरा देता है। 1671 में सरायघाट का युद्ध होता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि असम की तरफ होता है, अहोम सम्राट रहते हैं। सम्राट जो लचित बोरफुकान एक्चुअल में सेनापति रहते हैं, सम्राट नहीं रहते, सेनापति रहते हैं लचित बोरफुकान। तो मुगल सेना को क्या कर देते हैं? हरा देते हैं, जिसमें यानी कि मुगल सेना का प्रतिनिधित्व तो कौन करते हैं? राम सिंह। तो ये हार जाते हैं। लचित बोरफुकान का नाम आप जरूर याद रखना। 1739 करनाल का युद्ध होता है, तो नादिर शाह आता है भारत और कोहिनूर और बोल सकते हैं तख्ते ताउस मयूर से यहाँ से ले जाता है, किससे? मोहम्मद शाह रंगीला से छीन कर। तो लगभग आप इतना लिख लेना, शॉर्ट नोट्स बनाना इसके, ज़्यादा लंबे नोट्स मत बनाना। हालांकि मुगल काल अगर देखा जाए या मुगल सल्तनत देखी जाए तो बहुत बड़ी है। फिलहाल इतने ही अपने नोट्स रखना, कोशिश करना कि 1 से 2 पेज से ज़्यादा ये ना ले। इसके साथ फिर धीरे धीरे करके जितना ये मैंने अभी बताया उतना आप याद कर लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे करके इसमें जोड़ने पड़ेंगे कुछ आपके फैक्ट्स। ठीक है ना। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।